हैं और आपके सामने उपस्थित करते हैं। मैं आज अपने मेहमान को आपके सामने उपस्थित करूं उससे पहले मनोज मुंसिर की कुछ लाइनें पेश करना चाहता हूं। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे थे मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटी फिर कट गए थे बाजू, बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। और आज हमारे मेहमान ऐसे ही एक योद्धा हैं जिन्होंने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी, चलते रहे और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। आइए बहुत उत्साह के साथ स्वागत करें। हरियाणा गोहाना से आज हमारे मेहमान हैं शहाबुद्दीन खान। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्र वत्स जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे को आपने मौका दिया यहाँ पे आने का, क्योंकि आज के टाइम ये चैट विद सुरेंद्र वत्स एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि लोग तरसते हैं सर कि हमें मौका मिले वहाँ पे आने का। और मेरे को मौका दिया सर आपने यहाँ पे आने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं सभी कोशिश करूँगा सभी दर्शकों से कि जो सवाल आज मेरे से व्हाट्सअप करेंगे कि मैं उनका अच्छे से जवाब दे पाऊँ। बहुत कुछ समय लगाया है, लगभग 24 साल का मेरा सफ़र रहा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, कई बार गिरे कई बार उठे, और आज एक अच्छे मुकाम पे एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो है हम जी रहे हैं। सर स्टोरी के माध्यम से मैं थोड़ी सी बताऊंगा अपनी स्टोरी आपको। बिल्कुल, मैं आपकी स्टोरी हम सुनेंगे। सबसे पहले सर मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। जी सर। परशुराम अत्री लुधियाना पंजाब ने लिखा है, आई हैव सीन यू इन उदयपुर, यू आर रियल हीरो। नरेंद्र कुमार मोटिवेशनल स्पीकर ने लिखा है, बहुत दिनों से मिलने का इंतजार था, आज वो दिन आ गया। राजेश कुमार लिखते हैं, सादगी से सबके दिलों में उतरने का हुनर है खान सर के पास। विक्रम मेहरा ने लिखा है, वीरेन मेहरा ने लिखा है, रॉक स्टार ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नरेंद्र साहू ने लिखा है, हरियाणा की धड़कन। विपिन राठी ने लिखा है, वाओ ग्रेट। हनु अनी ने लिखा है, सर आपकी स्टोरी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हरिकिशन आर्य ने लिखा है, बादशाह ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। शेखर सुमन सेहोरी ने लिखा है, खान सर की पूरे भारत को ज़रूरत है। और मोतीराम साहू ने लिखा है, स्कूल में फेल डायरेक्ट सेलिंग में पास, खान साहब की ज़बरदस्त कहानी। थैंक यू सर। आप सब लोगों ने बहुत सारे जो है मेरी तारीफ़ कर दी यहाँ पे। मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा इन चीज़ों पे खरा उतरने की सर। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। और बहुत सारे लगभग 180 मैंने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े, कमेंट्स पढ़े, उसमें कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा थे जी। और बहुत सारे लोग आपकी कहानी को लेके बहुत उत्साहित हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपका अब तक का सफ़र जी और उससे सीखे गए सबक। असल में सर मेरा गांव है डिस्ट्रिक्ट करनाल में, एक छोटा सा गांव है, उपलाना गांव है हमारा। ओके। मैंने मैंने वहाँ पे जन्म लिया, और जन्म लिया वहाँ पे। मेरे दादाजी कभी आए थे वहाँ पे, क्योंकि हमारे गांव में किसानों के जो औजार बनते हैं उनको बनाने के लिए वहाँ पे कोई मिस्त्री नहीं होता था। तो वहाँ पे डिसीजन लिया हमारे गांव की पंचायत ने कि बाहर से किसी को लाया जाए ताकि हमें दूसरे गांव में न जाना पड़े। अच्छा, ओके। तो सर मेरे दादाजी को ला के वहाँ पे वो एक पंचायत की ज़मीन दी गई कि यहाँ पे अपना घर बना लो। तो मेरे दादाजी वहाँ पे रहने लगे, और जब बेचारे काम करते तो फसल के टाइम पे अनाज मिल जाता था। ये बहुत पुरानी 80-90 साल पुरानी। मैंने तो मेरे दादाजी को नहीं देखा, मम्मी से पूछा। तो बाद में जब मैं अगर शॉर्ट में बताऊं, जब मेरी आंखें खुली तो मेरे घर में एक खजूर का सतीर लगा हुआ था, और पेड़ पौधे काट के उनके जो है उनसे छत बनाई हुई थी, और गोबर का पोछा लगता था हमारे घर में। और मेरे को अच्छे से याद है कि जब मैं स्कूल में जाता था, एक यूरिया खाद का कट्टा होता था, उसमें मेरी किताबें हुआ करती थी, और मैं स्कूल में जाता था सर पढ़ने के लिए। जब वहाँ पे जाता था देखता था हमारे गांव के लोगों के पास ज़मीन जायदाद और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, लेकिन मैं जब देखता था तो अंदर से बड़ा दुख होता था कि यार ना तो मेरे पास कोई डिग्री है, ना हमारे ख़ानदान में किसी के पास कोई गाड़ी है, तो मैं कैसे जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा ही सोचता रहता था। एक दिन अचानक मेरे स्कूल में एक फ़ोटोग्राफ़र आया, और मैंने जब उस फोटोग्राफ़र को देखा तो अचानक से मेरा एक ड्रीम सा बना कि यार मैं भी फ़ोटोग्राफ़र बनूंगा। अच्छा। तो सर मैंने उनसे बात की कि सर मैं भी फ़ोटोग्राफरी सीखना चाहता हूँ।
तो उसने कहा तुम तो बच्चे हो, क्योंकि उस समय मैं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ता था, तो किसी को घर से लेके आओ। तो मेरे को याद है मैं अपने बड़े भाई को लेके उनकी दुकान पे गया। संध में हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर एक छोटा सा कस्बा है। तो वहाँ पे जब राज स्टूडियो के नाम से एक स्टूडियो है सर, वहाँ पे उनसे बात की और मैं वहाँ पे काम सीखने के लिए जाने लगा। मेरे को याद है सर, एक साइकिल हुआ करती थी मेरे पास। 12 किलोमीटर मेरा गांव है संध से। तो जब मैं अपने गांव से चलता था सुबह 6 बजे उठ के, तो हाथ सुन हो जाया करते थे, क्योंकि जल्दी जाना होता था, दुकान मेरे को ही खोलनी होती थी। और एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पे मैं झाड़ू लगाता, और 4 साल तक मैंने इसी तरीके से साइकिल पे आना जाना किया और एक दुकान पे काम सीखा। और काम सीखने के बाद मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आया, क्योंकि उस ज़माने में 30-35 हज़ार रुपये के वीडियो कैमरा और ये इस तरह की चीज़ें मिलती थी। तो हमारे पास पैसे नहीं थे सर उस समय कि मैं कैमरा ख़रीद सकूं। तो ऊपर वाले ने एक मौका दिया मेरे को कि उस ज़माने के अंदर एक पहचान पत्र बनाने का गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफ़र आया। और मेरे एक फ्रेंड थे, उसने जो है पूरा टेंडर लिया जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा। तो सर मैं वहाँ पे जब गया, मैं 1 साल तक जबलपुर में रहा और मैंने पहचान पत्र वगैरह बनाए, और वहाँ से लगभग 1-1.5 लाख रुपया उस ज़माने के अंदर मैंने कमाया। और मैंने ला के पापा को कहा कि पापा ये मैंने पैसे वहाँ से कमाए हैं, ये तो आप रख लो इसको, और या फिर मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा समझो तो मैं कैमरे वगैरह ले आता हूँ। तो सर मेरे पापा ने कहा कि नहीं, तुम अपने काम को आगे बढ़ाओ। और मैं उस समय कुछ कैमरे वगैरह परचेज़ किए और डिसीज़न लिया कि कहाँ पे मेरे को स्टूडियो का काम करना चाहिए। तो मैं अपने गांव को छोड़ के उस ज़माने में जो है डिस्ट्रिक्ट के सोनीपत में एक कस्बा है छोटा सा गोहाना, मैं गोहाना में आ गया और मैं जो है स्टूडियो का काम करने लगा। थोड़ा सा गरीबी बड़े नज़दीक से देखी थी, मैं वो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता सर जी। बहुत नज़दीक से मैंने देखा अपने माँ बाप को, अपने जो है उस जीवन को। तो मैं स्टूडियो का जब काम करने लगा तो थोड़ा जीवन अच्छा होने लगा। मैं रात दिन काम करता था फोटोग्राफर की दुकान पे, और दाल रोटी ठीक ठाक चलती थी। एक छोटा सा कमरा मैंने किराए पे ले लिया था वहाँ पे। राइट। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो फिर एक मेरे फ्रेंड थे, मेरे पास आते थे अक्सर। वो मेरे को बोलने लगे कि साबुद्दीन एक बिज़नेस आया है, उसमें कुछ नहीं लगाना और कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगा के जो है मैं अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं उसको इग्नोर करता रहा और बहुत दिनों तक 2-3 साल तक उसने मेरे को बोला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, लेकिन मैंने हमेशा उसको इग्नोर किया। उसके पीछे एक रीज़न था सर कि मैं क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहता था। तो उस पर मैं आप सब लोगों के लिए कि मैसेज भी होगा और आप सब लोग जो है यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरी इस कहानी से, कि 96 में लगभग 96 या 97 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ इंडिया के अंदर। एक बाहर से एक MLM कंपनी जो है इंडिया के अंदर आई और उसमें मेरे को किसी ने प्लान दिखाया। मैंने इस प्लान को बड़े अच्छे से स्टडी किया और उसके बाद मेरे को दिल्ली लाया गया तालकटोरा स्टेडियम में। तो उस ज़माने में मैंने एक लीडर को सुना जिसका नाम था पंकज टिटोरिया। पंकज सर को हमने इनवाइट भी हाँ किया जी, मैंने उनका शो देखा है सर आपके यहाँ पे। जी। तो मैंने उसको देखने के मैं बड़ा एक्साइटेड था सर जिस दिन उनका वो शो हुआ, क्योंकि मैं हो सकता है मेरा कभी अगर उनसे मेरा ये इंटरव्यू देखें तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं सर आपका, क्योंकि आपका सेमिनार पंकज सर बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उनकी खास बात ये है कि वो हर उस इंसान को जो उनके नज़दीक जाता है बहुत प्यार करते हैं। जी जी, मैं डेफिनेटली ये इंटरव्यू उनके पास भेजूंगा। जी सर, मैं क्योंकि कभी नज़दीक से उस ज़माने में तो हमारा एक ड्रीम था कि सर ऐसे ऐसे लोगों से क्या हम भी मिल सकेंगे कभी। तो सर मैंने आपसे एक चीज़ सीखी, मेरे को नहीं पता कि आपको याद है नहीं है, तालकटोरा में आपने एक बात कही थी आज से 18 या 20 साल पहले कि आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, और आपने इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात करी थी। तो मेरा दिमाग जो लोग था डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मैं समझना नहीं चाहता था, तो मैं एकदम बहुत एक्साइटेड हुआ और मैंने डायरेक्ट सेलिंग को जाके स्टडी किया, बहुत समय लगाया इस पर। और मैंने जब इसको जाके देखा तो मेरा जुनून सा सवार हो गया सर डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जैसे नशा किसी चीज़ का हो जाता है सर, मेरे को इतना नशा सा हो गया। और मैं जो है रात दिन जो है डायरेक्ट सेलिंग वो सेमिनार देखने के बाद और यहाँ पे मैं एक बात रोक के एक मैसेज आप सब दर्शकों को देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम डायरेक्ट सेलिंग में कोई बड़ा काम करें तो मैं
एक गारंटी ज़रूर दे सकता हूं दोस्तों, हम लोगों को किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग तो करा लेते हैं, लेकिन अगर आपको किसी का डिसीजन चेंज कराना है तो किसी बड़े फंक्शन से उसका डिसीजन चेंज हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत बार, उन्होंने मेरे को बोला, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक प्रोग्राम देखने के बाद मेरा डिसीजन चेंज हुआ। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सेमिनार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है सर। और मैं ये बिल्कुल, मैं अपने लेवल पे ये चीज़ बोल सकता हूँ, पता नहीं सब लोगों को ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बिना सेमिनारों के जो बड़े फंक्शन होते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ सर, कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा लेवल अचीव नहीं कर सकता, अपने ड्रीम पूरे नहीं कर सकता जब तक आप किसी बड़े फंक्शनों का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो सर मैंने वो जुनून सवार हो गया और मैंने स्टूडियो का जो बैठता था, मैं वहाँ से मेरा फोकस आउट हो गया और मैं स्टूडियो से आउट रहने लगा। तो जो मेरा काम होता था स्टूडियो पे, लोग आते थे मेरी गैर हाजिरी में, धीरे 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 करके मेरा स्टूडियो का काम ख़त्म होने लगा। और जो है एक दिन बिल्कुल ही आउट हो गया स्टूडियो से, मैं बैठा रहता, फिर कोई काम नहीं आता। लेकिन सर वो जो डायरेक्ट सेलिंग थी, जो आउट ऑफ इंडिया से सर वो आई थी हमारे देश में, क्योंकि आपके चैनल पे हम नाम नहीं ले सकते उसका, तो उसमें मैंने देखा कि बड़े बड़े सेमिनार होते थे, ज़बरदस्त मोटिवेशन, और मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा सर। मैं सैल्यूट करता हूँ सर उन लोगों को जिन्होंने उस समय पे मेरे को सिखाया। भले ही मैंने वहाँ से कुछ कमाया नहीं कमाया, लेकिन आज मेरे को पता लग रहा है सर, मैंने जो एजुकेशन जो ली वहाँ से, और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ जहाँ पे भी, उसका बहुत बड़ा रोल है सर। 4 साल किया, और 4 साल करने के बाद मैं आगे और पीछे देखता हूँ तो मैं एक अंधेरे से रास्ते पे खड़ा हुआ था, क्योंकि फोटोग्राफी मेरी ख़त्म हो गई। और फोटोग्राफी ख़त्म हो गई, दोस्तों ने, मम्मी पापा गांव में रहते थे, मैसेज दिया पापा को कि भाई आपका बेटा तो जो है सब कुछ बर्बाद कर चुका है और ये वो। तो मैं डरता था पापा डांटेंगे अगर उनके सामने आऊँगा तो हमारे हरियाणा में सर एक कल्चर है कि जब बच्चा बिगड़ जाए तो उसकी रजिस्ट्री करा दो, मतलब उसकी शादी करवा देते हैं। अच्छा, ओके। तो मेरे मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि भाई जो जिम्मेदारियाँ आएंगी तो सुधर जाएगा। और बहुत कम एज में, मेरी उम्र सर 15-16 साल रही होगी उस समय। अच्छा। जी, 16 साल की मेरी उम्र थी सर, और मेरी शादी कर दी गई। और मैं गुहाना में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। 5-10 दिन तो दावतों में निकल गए सर शादी की। लेकिन बाद में 10 दिन के बाद जब हम अपनी इस खोले में गए, अपने छोटे से कमरे में गए, क्योंकि स्टूडियो बंद हो गया, 500 रुपये मेरा किराया हुआ करता था सर, तो बड़ा परेशान रहने लगा कि मैं क्या करूं। बड़ा डिप्रेशन से मैं चला गया, शादी हो गई। तो मिसिज ने मेरे को एक दिन कहा कि कब तक ऐसे चलेगा, आप किसी फोटोग्राफर की दुकान पे नौकरी क्यों नहीं कर लेते। तो सर मैंने डिसीजन लिया कि चलो नौकरी करते हैं। तो मैंने कई फोटोग्राफर से बातचीत की कि भाई मैं नौकरी करना चाहता हूं। तो एक ने मेरे को ऑफ़र दिया 1500 रुपये का, और मैं तैयारी में था कि मैं जॉब करूं। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर सुदेश सैनी जी, वो एक शेर बोलते हैं हमेशा कि यूं तो जगाने के लाखों बहाने आते हैं उसको, दरों पे दस्तकें देने खुदा आया नहीं करता। तो मेरे को भगवान, वो खुदा, अल्लाह, ईश्वर किसी के पास चल के नहीं आता सर, वो किसी ना किसी को माध्यम बना के भेजता है। तो ये चैलेंज चल रहे थे, सारी चीज़ें थी। 15 जनवरी 2005 मेरे एक दोस्त भी हैं और मेरे अजीज मित्र, और बहुत कुछ सर मैंने उनसे सीखा है, मिस्टर विजय विरोधिया जी, उनको भी हमने इनवाइट किया हुआ है जी। मैंने उनका जो देखा था सर शो उनका, और बड़ा मैं सैल्यूट करता हूं सर दिल से उनको कि कई बार गिरे, कई बार उठे, और एक ऐसे हार्ड वर्कर और एक ऐसे दिल के साफ इंसान हैं। मैंने बहुत कुछ सर उनसे सीखा। और अचानक से वो मेरे पास आ गए। उनके पास एक, उस समय जब पहली बार मैं जानता था जब विजय जी को, तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी। ओके। तो मेरे पास आए कि यार साबुद्दीन, तेरा दिमाग ख़राब है, देखो मैंने आईकॉन गाड़ी खरीद ली मैं डायरेक्ट सेलिंग से, और ये वो, उसने बड़ी बड़ी बातें करी। तो मैं उस समय भी जो है परेशान तो था ही। मैंने कहा अच्छा ये बता, ये गाड़ी कौन सी कंपनी ने दी है लोगों को फंसाने के लिए, क्योंकि मैं एकदम नेगेटिव डायरेक्ट सेलिंग से हो चुका था। तो इस स्टोरी को मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रेक देना चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूंगा, क्यों नहीं मैं डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहता था, और क्यों मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता था। सर जिस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने शुरुआत की थी, उससे सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन उस कंपनी के जो प्रोडक्ट थे वो शायद मेरे लेवल के प्रोडक्ट नहीं थे, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, या उससे भी अगर नीचे कहें तो वहाँ।
तो मैं उन प्रोडक्टों को अफोर्ड नहीं कर पाता था सर। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती, लोग सोचते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में जो है लोगों को जोड़ जाड़ के कामयाब हो जाएंगे। हमें भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब जैसे जैसे करके आगे बढ़े, नॉलेज बढ़ी, तो हमने समझा कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जोड़ने से काम नहीं होता, बल्कि यहाँ पे तो लोगों को टर्नओवर बनाने से जो है इनकम आती है। तो टर्नओवर के मामले में जब देखा तो प्रोडक्ट इतने महंगे थे उनके, तो शायद मेरी रेंज से बाहर थे, और जो मेरा सर्कल था वो भी ऐसा ही था। तो जितने मैं लगा देता था उस पर, मतलब परचेजिंग करते थे या करवाते थे, उस मतलब लग बहुत ज़्यादा जाता था और आउटपुट आता नहीं था। ओके। तो इससे जो है 4 साल गुजर गए सर, 1-2 दिन हो तो चला ले काम। अब 4 साल में शादी भी हो गई। तो फिर बैठे, और उस समय तक हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा भूचाल सा आ गया डायरेक्ट सेलिंग का, कि लोगों ने जब उस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाके देखा, और हिंदुस्तानी लोग हैं सर, अपना दिमाग थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों की तरफ सोचते हैं कि भाई शॉर्टकट में इनकम जल्दी आ जाए, मेहनत ना करनी पड़े, पैसे भले ही लग जाएं। तो इस तरह की सोच हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोगों की रहती है। तो उस समय पे जब इस तरह की कंपनी आई, हालांकि मेरे को ये सही और गलत में पता था, एथिकल और अनएथिकल, लेकिन सर मजबूरी के कारण मैंने सोचा कि चलो यार ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत कमा के फिर किसी अच्छी कंपनी को चुन लेंगे। सर बहुत लंबी एक लिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियां उस समय मार्केट में आई, मैंने भी उनमें काम किया, मजबूरी की वजह से काम किया, और कुछ कंपनियां हमने छोड़ दी और कुछ कंपनियों को हमें छोड़ के चली गई। ओके। तो इस तरह का मामला जब रहा, और कुछ कुल मिला के सर जब देखा तो कुएं में से निकल के जो है ना, वो खाई में से निकल के कुएं में गिर गए। यहाँ पे भी मैं आप सब दर्शकों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी इस बात को सुनना दोस्तों। हम शॉर्टकट के चक्कर में कई ऐसी चीज़ें गवा देते हैं जो ज़िंदगी में पैसे से नहीं कमा सकते आप। मैं शॉर्टकट में गया, आज ये कंपनी कल वो कंपनी, और लोगों की नज़रों में मेरी एक ऐसी इमेज बन गई कि यार ये तो ऐसे ही लोगों को जो है ज्वाइनिंग कराने का, आज ये कंपनी, ये तो लोगों को लूटने खसूटने का काम करते हैं। तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया सर। डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मेरे दिमाग में नफ़रत पैदा हो गई कि ये सारी की सारी चीज़ें बकवास होती हैं, फालतू होती हैं, ये कुछ नहीं होता। और मैं एकदम जो है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया से बाहर हो गया। और अब मैं वापस वहाँ पे आता हूँ जहाँ विजय विरोधिया जी मेरे पास आए, जहाँ पे मैंने अभी ब्रेक दिया था इसको कि सर तुम क्यों नहीं करना चाहते। तो एक नफ़रत सी पैदा हो गई थी। तो उसने मेरे को फिर बोला कि नहीं साबुद्दीन, तुम स्टडी करो, एथिकल क्या होता है, अनएथिकल क्या होता है, तेरे को यार नॉलेज है, एक बार और बैठते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ विजय जी आपका कि 15 जनवरी 2005 को इन्होंने मेरा विज़न क्लियर किया। लेकिन एक चीज़ मैं और भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ सर, जिस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर विजय विरोधिया जी काम करते थे, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे 2002 में। अच्छा, ओके। 2002 में मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने मेरी आईडी उस कंपनी के अंदर लगा दी थी। ओके ओके ओके। तो लेकिन मैं काम नहीं कर पाया वहाँ पे, क्योंकि मैं नफरत करता था डायरेक्ट सेलिंग से। तो 2005 को मिसिज भी बैठी हुई थी, वो टेढ़ा टेढ़ा देख रही थी कि बड़े मुश्किल से पीछा छुड़ा था और ये फिर आ गया, आज फिर बड़े मुश्किल से अब ये 1500 की नौकरी के लिए तैयार हुए थे। तो विजय विरोधिया जी से मैंने वादा किया कि भाई चलो ठीक है, सोचता हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी हो चुकी थी और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो विजय विरोधिया जी ने पेपर पे दिखाया कि सर जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर हुए, डायरेक्ट सेलिंग से, हमारे जो प्रोडक्ट है वो इंडियन कल्चर के हिसाब से हैं। अच्छा। इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से हैं, उसके रेट और उसका सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मेरे को लगा, क्योंकि नॉलेज तो थी सर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग की, कि यार यहाँ पे कुछ हो सकता है। और 15 जनवरी 2005 को मैंने वादा किया और मैंने कहा कि ठीक है सर मैं काम करूँगा। तो ये बोल के विजय विरोधिया जी तो चले गए, लेकिन मैं 3 दिन हो गए घर में ही रहा। अच्छा। तो मेरी मिसेज ने कहा कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी विजय जी को, भाई ऐसे ही बोल देते मेरे को नहीं करना। तो मैंने कहा फील्ड में जाने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे फील्ड में जाऊँ। तो मेरा स्टूडियो ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो नई नई शादी हुई थी। तो मेरी मिसेज ने मेरे को बेचारी ने पता नहीं कहाँ से 700 रुपये दिए सर, और छुपा के रखे हुए थे उसने कहीं से। बोला अगर इनसे काम चलता हो तो ये 700 रुपये मेरे पास हैं। तो उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे सर कि ये कैसी ज़िंदगी है और कैसे जीवन कटेगा। लेकिन सर जुनून सा था दिमाग में, कुछ करना चाहता था। वो 700 रुपया लेके
मैं यमुनानगर गया, मेरे एक दोस्त रहते थे वहाँ पे। अच्छा। सबसे पहले तो सर डायरेक्ट सेलिंग में असल में मैं अपने भाइयों के पास गया, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि अपने लोग इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। और ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली कि अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली, तो अब हमारी करेगा। सारा दिन मेंबर बनाता घूमते हैं, अपने बच्चों के बारे में ध्यान नहीं रखता, ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन मेरे एक दोस्त थे यमुनानगर में सर, उसके पास मैं गया, उसने मेरी बात को सुना और मेरा बहुत साथ उसने दिया, हमने काम करना शुरू किया। और सर एक दीवानगी के साथ हमने काम शुरू किया। अच्छा। और वो वापस वो जुनून, वो एक विश्वास सा पैदा हो गया। और हमने रात दिन मेहनत की, और मतलब एक पैसे हमारे पास हुआ नहीं करते थे। आज भी मेरे को याद है कि रुड़की के पास एक होटल पे हम रुके, ढाबे पे जो ट्रक वालों के होते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि कुछ है? बोले यार इतने तो नहीं है कि होटल में रुक सकें। तो हमने ढाबे वाले से बात की, हमने कहा कि यार हमारे 4-5 ट्रक आगे गए हुए हैं, वो आएंगे यहाँ खाना खाएंगे, हम जब तक आराम कर रहे हैं। गर्मियों के दिन थे और ढाबों पे खाटें पड़ी होती हैं बाहर। सर हम उसमें रात को सो जाते थे। अब कहाँ के ट्रक आने थे सर, हमने तो सोना था रात को। ऐसे टाइम पास करते थे सर। लेकिन कुछ ऐसी अनलीगल कंपनियां मार्केट में थी जहाँ पे वो बंदा पहले काम करता था, मेरा दोस्त। तो सर यहाँ पे हमने कुछ इस तरह की भी चीज़ें की। थोड़ा सा अजीब लगेगा आप सब लोगों को सुन के कि वो जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कहूँगा, एक स्कीम में काम करते थे। तो उसने अपने एमडी से मेरे को मिलवाया कि सर ये साबुद्दीन खान है, बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, ये वो। और बात हमारी हो चुकी थी उस डायरेक्ट सेलिंग को करने की जिसको हम करना चाहते थे। अब पैसे तो थे नहीं, हमें तो व्हीकल चाहिए था। अब उसकी गाड़ी उठाते, उसी का पॉम्पलेट लेके उल्टा करके उसी पे प्लान दिखाते थे जो अच्छा जिस डायरेक्ट सेलिंग में मैं अभी हूँ। तो बहुत सपोर्ट मिला सर, इस तरीके से काम किया। 15 दिन सर मैंने जो है वर्किंग की और काम करने लगा। तो उस दोस्त के साथ रहा। तो 700 रुपया हमने, मेरे साथ एक घटना घटी कि जब मैं यमुनानगर था, तो उसने कहा कि साबुद्दीन एक हमारे रिश्तेदार हैं रुद्रपुर में, अच्छा चलो वहाँ चलते हैं। सर एक मोटरसाइकिल पे हम गए, सर्दियों के दिनों में, पूरा ठंड का मौसम था और बुरा कपड़े गिले हो रखे। एक दरवाज़ा ठोका, उसका जब खुलवाया उससे, बोले तुम कहाँ घूम रहे हो यार इतनी सर्दी में। उसने बेचारे ने कपड़े दिए हमें, बैठे आराम से। और जैसे ही हमने अपनी उस कंपनी के बारे में बात करनी शुरू करी, तो उसने कहा देखो भाई तुम मेरे मेहमान हो, खाना खाओ, चाय पियो, लेकिन यार तुम कंपनी का नाम मत ले उसका। अच्छा। हाँ। तो सर वो जो बंदा मेरे साथ गया था वो भी हिल गया, बोला यार ऐसी तैसी ऐसे बिजनेस की। तो उसमें से जो है वो बंदा भी थोड़े दिन के नेगेटिव हो गया और छोड़ गया बिजनेस को सर। लेकिन जिसके माध्यम से मैं वहाँ पे मिला था वो बंदा मेरे साथ रहा और हम लोगों ने डिसीजन लेके काम करते रहे इसी तरीके से। तो मैंने जब जेब में हाथ डाला तो मेरे पास सिर्फ इतने पैसे बचे थे जिससे मैं घर आ सकता था। अच्छा। तो मैं याद है